Hello guys, this is Neeraj Kumar Garg from GPC Bundi, and now we will discuss about Bean bridge oscillators. In this video we will discuss about Bean bridge oscillator and RC phase shift oscillator. तो हम सबसे पहले देखते हैं Bean bridge oscillator. इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि oscillators क्या होते हैं, oscillators के लिए कंडीशंस क्या होंगी, जो वार्कसन क्राइटेरिया है, लूप गेन यूनिटी या स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए. तो नाउ वी विल डिस्कस Bean bridge oscillator. ये बीन ब्रिज ऑक्सीलेटर का डायग्राम है जिसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है. ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो फीडबैक अप्लाई किया गया है. तो ये जो आरसी जो नेटवर्क है, एक आरसी नेटवर्क है, एक आरसी नेटवर्क है, ये किसको शो करता है? बीन ब्रिज को. इसको हम क्या बोलते हैं? बीन ब्रिज. इसलिए इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? बीन ब्रिज ऑक्सीलेटर. इसकी पहचान क्या है कि इसके जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आरसी सर्किट लगे होते हैं. एक सीरीज आरसी सर्किट, एक पैरेलल आरसी सर्किट. हमने क्या लिखा हुआ है? एन ओपैम विच इज़ एक्टिंग एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है. नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट. यदि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है इसका मतलब 180 डिग्री. इन्वर्ट का मतलब उल्टा 180 डिग्री फेज शिफ्ट. आरसी नेटवर्क विच इज़ आल्सो कॉल्ड बीन ब्रिज. ओके, आगे हम इसमें देखते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रोवाइड 0 डिग्री फेज शिफ्ट. Therefore, RC feedback network or bean bridge should also provide phase shift of 0 at a frequency f naught. means ऑक्जिलेशन जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशन से f0 उस पर ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट अप्लाई करेगा. और यही हमारा वार्कसन क्राइटेरिया कहता है कि 0 डिग्री फेज शिफ्ट या 360 डिग्री को 0 डिग्री बोलते हैं. तो 0 डिग्री या 360 डिग्री फेज शिफ्ट या फिर जो लूप गेन अपना यूनिटी होना चाहिए. तो हम जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं. इस सर्किट में अपने क्या है, इसका टोटल अगर हम इसका रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस निकालें तो क्या होगा? R प्लस XC. कैपेसिटर का क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? XC. और XC क्या होता है अपना? 1/j⍵c, 1/i⍵c या j⍵c. तो Z1 हमने इसको हमने मान लिया Z1, इसको हमने मान लिया Z2. यहाँ किससे कनेक्टेड है? आउटपुट से. ये अपना क्या है? फीडबैक सिग्नल, जो कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ये अप्लाइड है. ठीक है. तो F0 Z1 बराबर क्या है अपना? R प्लस 1/i⍵c या j⍵c, चूँकि ये दोनों सीरीज में हैं. और नेक्स्ट Z2 में क्या है कि R और C दोनों एक दूसरे के पैरेलल में. और पैरेलल रेजिस्टेंस का अगर हमको टोटल निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूले से R इंटू 1/j⍵c अपॉन R प्लस 1/j⍵c. इट मीन्स R अपॉन 1 प्लस j⍵r से इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाता है. तो Z1 और Z2 यहाँ पर जैसा कि हम सर्किट में देख पा रहे हैं, हमने इसका एक कॉम्बिनेशन बना लिया Z1, इसका टोटल कर लिया Z2. Z1 और Z2 यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं. वो कैसे? यहाँ से आउटपुट, यहाँ पर वोल्टेज क्या है? आउटपुट V0. यहाँ का जो वोल्टेज है वो कुछ इसमें आएगा, कुछ इसमें आएगा, और फिर ये ग्राउंड. मतलब ये वाला जो नेटवर्क है वो एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की तरह काम कर रहा है. यदि हमको BF, ये जो फीडबैक वोल्टेज है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा? वोल्टेज डिवाइडर जो रूल है उसके अनुसार V0 आउटपुट वोल्टेज इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2. जैसा कि हमने लिखा हुआ है Z1 एंड Z2 फ्रॉम वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क. इसलिए BF जो फीडबैक वोल्टेज है वो कितना होगा? आउटपुट वोल्टेज इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2. तो BF अपॉन B0 हम आउटपुट तो बराबर क्या होता है? BF अपॉन B0 बराबर क्या होता है? Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2. पहले B0 कहाँ था? यहाँ पर था, इसको हम यहाँ पर ले गए न्यूमरेटर में. तो ये Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 ये टोटल किसके कारण आ रहा है? ये फीडबैक के कारण आ रहा है. तो इसलिए हम इसको क्या बोल दिया? बीटा. फीडबैक फैक्टर हमने इसको बोल दिया बीटा बराबर Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर Z2 और Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने पहले लिखी थी. तो Z1 की वैल्यू क्या थी? R प्लस 1/i⍵c. और Z2 की वैल्यू क्या थी अपनी? R अपॉन 1 प्लस i⍵rc. तो जब हम दोनों की वैल्यू रखते हैं, दोनों की वैल्यू रखने के बाद हम इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं. पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एक स्टेज ये आती है जहाँ पर फीडबैक फैक्टर बराबर क्या हो जाता है? 1 अपॉन, जैसा कि कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही है इसमें, तो फीडबैक फैक्टर क्या आ जाता है अपना? 1/3 प्लस i⍵rc माइनस 1/ω⍵rc. अब इसकी कंडीशन है कि लूप गेन बीटा है. लूप गेन क्या पर यहाँ पर क्या है? बीटा है. और ए क्या है यहाँ पर? 1 प्लस R1/R2. इस केस में बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की? 1/3 प्लस i⍵rc माइनस 1/ω⍵rc. लूप गेन क्या होता है? बीटा इंटू ए. तो हम इस बीटा को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो टोटल लूप गेन अपने क्या हो जाएगा? A/3 प्लस i⍵rc माइनस 1/ω⍵rc. अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमारी वार्कसन क्राइटेरिया था, एट ओमेगा
बराबर ओमेगा नोट बराबर अपन क्या करते हैं, एक ऑक्जिलेशन जो फ्रिक्वेंसी हम उसकी वैल्यू निकालनी है। ओमेगा नोट बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ नोट। तो फेज ऑफ द लूप गेन शुड बी जीरो। इस जो लूप गेन है बीटा है, इसका फेज जीरो होना चाहिए, और जीरो फेज का मतलब है इसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं आनी चाहिए। जो एक ये कॉम्प्लेक्स टर्म बनी हुई है, जो इमेजिनरी टर्म है, ये जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब यदि हमको इस लूप गेन का जो फेज शिफ्ट है वो जीरो करना है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसको जीरो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट जीरो करने के लिए ओमेगा आर सी माइनस 1 ओमेगा आर सी बराबर जीरो। यदि हम इसको जीरो कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली लूप गेन क्या बचेगा, A/3 एक 0 डिग्री फेज शिफ्ट को दिखाएगा। तो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो एफ नोट की वैल्यू निकल के आती है, ये क्या, कौन सी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशंस। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशंस यहाँ से क्या आती है, 1/2 पाई RC। तो बीन ब्रिज जो ऑक्जिलेटर है उसके लिए जो ऑक्जिलेशन फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई RC। तो बीन ब्रिज जो ऑक्जिलेटर है उसके लिए ऑक्जिलेशन फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एफ नोट बराबर 1/2 पाई RC। तो एट ओमेगा इजकल टू ओमेगा नोट मीन्स जब इमेजनरी पार्ट को हमने जीरो कर दिया है तो लूप गेन क्या बचा, A/3 प्लस आयोटा इंटू जीरो, क्योंकि इस पार्ट को हम इमेजनरी पार्ट को जीरो कर चुके हैं लूप गेन जीरो फेज शिफ्ट जीरो करने के लिए। तो लूप गेन क्या बचा, ओनली A+3। क्योंकि सस्टेंड ऑक्जिलेशंस जो हमने वार्क्शन क्राइटेरिया में पढ़ा था, हमने कौन सी कंडीशन बेटर बताई थी कि लूप गेन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो हमने क्या लिख दिया, जो सस्टेंड ऑक्जिलेशन, ताकि ऑक्जिलेशंस बने रहे, वो वेव फॉर्म हमेशा बनी रहे, जो उसके ऑक्जिलेशंस है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच पाए, इसलिए हमने लूप गेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तीसरी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वार्क्शन क्राइटेरिया में। तो लूप गेन यहाँ पर क्या बचा, A/3। तो A/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट मीन्स A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को इधर ले गए। तो फॉर सस्टेंड आउटपुट, तो बीन ब्रिज ऑक्जिलेटर में फॉर सस्टेंड आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शुड हैव मिनिमम गेन ऑफ 3। इसका मतलब कि जो बीन ब्रिज ऑक्जिलेटर है उसमें आउटपुट को सस्टेंड करने के लिए, आउटपुट को बनाए रखने के लिए, जो उसका जो गेन है वो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शुड हैव मिनिमम गेन ऑफ 3। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो मिनिमम गेन है वो 3 होना चाहिए, और फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 1/2 पाई RC। अब हम पढ़ेंगे जो सेकंड अपना है RC फेज शिफ्ट ऑक्जिलेटर। अब हम पढ़ेंगे इसमें RC फेज शिफ्ट FET ऑक्जिलेटर के बारे में, RC फेज शिफ्ट ऑक्जिलेटर के बारे में। ठीक है, तो RC फेज शिफ्ट ऑक्जिलेटर का जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में बेसिकली हम देखें तो एक कॉमन सोर्स FET एम्पलीफायर हमने यूज किया गया है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो कॉमन सोर्स जो FET एम्पलीफायर है वो क्या करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन एक ऑक्जिलेटर के लिए हमको या तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो या 360 डिग्री फेज शिफ्ट हो। अब यहाँ पर ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर क्या कर रहा है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर 3 हाई पास RC सर्किट्स लगाए हुए हैं। 3 हाई पास RC सर्किट्स हैं, एक RC सर्किट, 2 RC सर्किट, 3 RC सर्किट। तो एक हाई पास RC सर्किट है वो 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो तीनों हाई पास RC सर्किट से ये टोटल मिला के 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, आउटपुट को 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो टोटल सर्किट का फेज शिफ्ट है वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री फेज शिफ्ट, और 360 डिग्री फेज शिफ्ट या 0 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये हमारा सर्किट एक ऑक्जिलेटर की तरह काम करेगा। जैसा कि हमने लिखा हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विच प्रोवाइड्स फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, और एक फीडबैक नेटवर्क हैविंग 3 आइडेंटिकल RC सर्किट्स विच टुगेदर क्रिएट ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। ये तीनों RC सर्किट मिला के एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट करेंगे एट ए फ्रिक्वेंसी एफ नोट या ओमेगा नोट। तो एफ नोट या ओमेगा नोट क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशंस। तो यहाँ पर एफ नोट या ओमेगा नोट क्या है, यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशंस है। तो ये अपना होगा जो RC फेज शिफ्ट FET ऑक्जिलेटर। क्योंकि हमने FET यूज किया, हम FET की जगह एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करेंगे, वो भी एक 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, और रिमेनिंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट 3 हाई पास RC सर्किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल फेज शिफ्ट इससे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल फेज शिफ्ट बिकम 360 डिग्री एंड सर्किट वी सेज ऑक्जिलेटर एट फ्रिक्वेंसी एफ नोट। इट मीन्स फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्जिलेशन पर ये 360 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो हाई पास RC सर्किट है, ये ऐसा नहीं है कि ये टोटल मिला के 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों 60-60 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक्चुअली लोडिंग इफेक्ट के कारण ये
तीनों मिलाकर 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। बाकी अगर हम सिंगल आरसी जो नेटवर्क का फेज शिफ्ट हम देखेंगे तो वो लेस देन 90 डिग्री आता है, ऐसा नहीं है 60 डिग्री आएगा, लेस देन 90 डिग्री आएगा। और ये तीनों मिला के 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड अपने को करेंगे। यदि हम इस FET एम्पलीफायर की जगह, जो FET हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर ले रखा है जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसकी जगह हम एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम ले लें, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। हम एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी हम यूज कर सकते हैं जो भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, और 3RC जो हाईपास सर्किट्स हैं ये भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से भी हम इस जो RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है इसको बना सकते हैं। तो जो RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है उसमें जो अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशंस हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशंस क्या आएंगी 1/2πRC√6, ये इसका फॉर्मूला है। RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशंस इज गिवन बाई 1/2πRC√6। जबकि अपना जो बीन ब्रिज ऑक्सीलेटर है, बीन ब्रिज ऑक्सीलेटर में अपनी क्या आई थी 1/2πRC। एंड कंडीशन ऑफ सस्टेंड आउटपुट सस्टेंड रहे, आउटपुट बना रहे, वेवफॉर्म बनी रहे, उसके लिए क्या है कि जो गेन है वो 29 से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स कॉमन सोर्स एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शुड हैव मिनिमम गेन ऑफ 29 है, मिनिमम गेन ऑफ 29 होना चाहिए RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में, ताकि आउटपुट वेवफॉर्म बनी रहे। यही चीज़ जब हमने किस में देखी थी बीन ब्रिज ऑक्सीलेटर में। तो बीन ब्रिज ऑक्सीलेटर में दो कंडीशंस थी कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है वो थी वहाँ पर 1/2πRC, और जो मिनिमम गेन था कि भाई गेन मिनिमम कितना होना चाहिए था कि आउटपुट सस्टेंड रहे, तो बीन ब्रिज ऑक्सीलेटर के केस में वो 3 था कि गेन मिनिमम 3 होना चाहिए जिससे आउटपुट बना रहे, आउटपुट वेवफॉर्म बनी रहे। और यही RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में क्या है कि ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी क्या है 1/2πRC√6 डिनोमिनेटर में ही है, और जो आउटपुट की कंडीशन है जो मिनिमम गेन है वो कितना है, मिनिमम गेन 29 है, ये मिनिमम गेन जो मिनिमम गेन है अपना। तो इस प्रकार जो RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है अपन इसको FET के थ्रू, BJT के थ्रू, FET के थ्रू हमने बना के इसका डायग्राम देख चुके हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह डायग्राम आपको दिख रहा है जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसको BJT के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं। तो गाइस ये था अपना ऑक्सीलेटर्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में ऑक्सीलेटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, बार्कसन क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया है। अभी बीन ब्रिज ऑक्सीलेटर हम पढ़ चुके हैं और RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो वीडियोज़ हैं ऑक्सीलेटर्स हैं, फीडबैक जो एम्पलीफायर्स हैं, ये चैप्टर 5 के टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिकली 201 में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट है 204 उसमें भी ये काम आते हैं। और जो कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट भी है कंप्यूटर साइंस में, उसमें भी ये टॉपिक्स काम आते हैं। सो गाइस थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।